एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है कंडक्टर, कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। कंडक्टर, कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक यानी पहला टॉपिक हमारा रहेगा कंडक्टर। तो कंडक्टर पे जाने से पहले हम थोड़ा बहुत करंट के बारे में भी जान लेते हैं कि करंट क्या होता है और करंट डेंसिटी किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल टर्म है करंट इज व्हाट। सिंपल, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ा होगा करंट क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, सिंपल। ठीक है, और उसके हम एम्पियर में मेजर करते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है कि एक एम्पियर करंट किसे कहते हैं। एक एम्पियर करंट उसे कहते हैं जहां जिस सरफेस के अक्रॉस में जब एक कूलम चार्ज आपका पास होता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं हम, 1 सेकंड के अंदर एक कूलम चार्ज आपका जिस सरफेस से पास हो रहा है, तब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको कंसिडर का जो मोशन यानी कि जो करंट का मोशन है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कंसिडर अगर करते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल, बेसिक इलेक्ट्रिकल में ये पढ़ा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हम करंट का फ्लो कंसिडर करते हैं। यानी अगर आपका करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, फ्लो होने की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट ली जाती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में। ठीक है, सो व्हाट इज द ड्रिफ्ट करंट। नेक्स्ट टर्म है हमारा ड्रिफ्ट करंट। व्हाट इज ड्रिफ्ट करंट? So the current which exists in the conductors ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह पर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेसमेंट होना। ठीक है, उसी को हम ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अंडर द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। सिंपल है, ड्रिफ्ट करंट का मतलब क्या है आपका, करंट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बस सिंपल है। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो इस टाइप के करंट को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, या फिर हम कह सकते हैं कन्वेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, यानी देखिए, अगर कंडक्टर में आपका किसी इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग हो रहा है तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, एक टाइप का इंसुलेटर। सिंपल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या है, एक टाइप का इंसुलेटर, यानी करंट को फ्लो नहीं करने वाला। ठीक है, लेकिन अगर कोई कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि कुछ रेट ऑफ अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने देते हैं, तो उसी उसी फ्लो करंट फ्लो, लेकिन वो किसके अंडर होता है, वो करंट फ्लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंडर होता है। तो इस टाइप के करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं या फिर कन्वेक्शन करंट कहते हैं। जैसे आपका द करंट पासिंग थ्रू द कैपेसिटर। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द अक्रॉस द कैपेसिटर थ्रू द डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग इट्स प्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन करंट। यानी कैपेसिटर की दो जो प्लेट होती है, दो प्लेट के बीच में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो करंट फ्लो आपका एक एग्जांपल है किसका, कन्वेंशन करंट का। कन्वेंशन करंट का मतलब क्या है, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के होने के बावजूद किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर आपका चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसे हम कन्वेंशन करंट कहते हैं। ठीक है, सो करंट को हम ऐसे करंट के एनालिसिस को फील्ड थियोरी में हम करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द फील्ड कंसिडर करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो करंट डेंसिटी होती है आपकी, जो भी करंट डेंसिटी होती है, तो वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका कुछ आपका वैल्यू भी होती है। ठीक है, और हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, जे बार से डिनोट करते हैं। जे बार, ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी को हम जे बार से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ करंट और करंट डेंसिटी के बारे में हमने देख लिया। अब
करंट और करंट डेंसिटी के रिलेशन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, करंट डेंसिटी का जो आपका यूनिट होता है वो क्या होता है, जू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आप सिंपल कह सकते हैं एक एम्पियर पर एरिया में, यानी एक एरिया में कितना एम्पियर आपका फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे, करंट और करंट डेंसिटी का रिलेशन निकाल देते हैं। तो आप एक सरफेस कंसिडर कीजिए और उसमें से कोई एक करंट आई पास हो रहा है। ठीक है, और जो आपके करंट की डायरेक्शन है वो सरफेस एस के आपके नॉर्मल से है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे आपने ये आपने कोई एस कंसिडर, ये कोई एस सरफेस आपने कंसिडर करी। ठीक है, तो ये एस सरफेस जो आपने कंसिडर करी है यहाँ पे, ये वाली, तो ये एस सरफेस में एक करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे जेड की तरफ है। ठीक है, और जो आपका जे है, जे यानी आपकी करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो भी नॉर्मल की तरफ है, यानी कि आपका जेड की तरफ है। ठीक है, अब हम एक इंक्रीमेंटल सरफेस कंसिडर करेंगे जिसका एरिया होगा आपका डीएस, जैसे आपको ये फिगर में बताया है, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिया है डीएस आपको एक कंसिडर किया है, और यहाँ पे जो एन है, एन क्या है आपका, एक यूनिट वेक्टर नॉर्मल है जिसका जो डायरेक्शन बता रहा है कि इसकी आपका जो इंक्रीमेंटल सरफेस है उसमें से एक यूनिट वेक्टर आ रहा है जिसकी वैल्यू है एन। देन ओके, ठीक है, अब तो हम डीएस को कैसे लिख सकते हैं, हम पिछले लेक्चर्स में भी हम लोग देख चुके हैं कि यूनिट वेक्टर को अगर आप लोग को लिखना है तो कैसे लिखना है, डीएस बार अगर आपको लिखना है तो क्या करना है आपको, डीएस इंटू ए एन बार। ठीक है, और इसी डायरेक्शन में आपका अगर जे बार है, अगर आपका एक यूनिट वेक्टर है जे बार, तो जे बार को हम कैसे लिखेंगे, जे बार इज इक्वल टू जे इंटू ए एन बार। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया, तो इसको हमने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद अगर ये डिफरेंशियल करंट जो है आपका, यानी जो डी आई है आपका, वो किसी डिफरेंशियल सरफेस में से आपका पास हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो आपका करंट है यानी कि डी आई है, वो आप कैसे कंसिडर करेंगे, यानी आपका जो जे है, यानी जो करंट डेंसिटी है, इनटू यानी डॉट प्रोडक्ट डीएस बार क्या है आपका, डीएस बार जो आपके इंक्रीमेंटल आपने सरफेस ली है उसका एरिया है। ठीक है, तो डी आई को आप कैसे लिखेंगे, डी आई इज इक्वल टू जे बार डॉट डीएस बार, यानी डॉट प्रोडक्ट, आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका जे है, जब भी अगर समझ लीजिए, मान लीजिए क्या जो आपका जे बार है, यानी कि जो करंट डेंसिटी है आपकी, और जो आपने डीएस बार है, वो अगर एक दूसरे से राइट एंगल है, यानी थीटा जो है आपका वो 90 है, लिखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर 2 है, सॉरी, यहाँ पे जो आपकी फिगर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका डीएस है, तो डीएस का कुछ वेक्टर होगा, डीएस के कुछ कंपोनेंट होंगे जो एक आपके वाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वाई डायरेक्शन में अगर होता है, और यहाँ पे जो आपने जे कंसिडर किया, अगर आपने यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका ये जो जे है वो यहाँ पे भी है, क्योंकि ऑल ओवर द सरफेस में आपका जो करंट डेंसिटी होती है वो सेम होती है। ठीक है, तो जे है जो आपका ये यहाँ पे है ए एन के डायरेक्शन में, और जो आपका एस का कोई कंपोनेंट है जो वाई के डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डी आई है, ठीक है, जो आपका डी आई है, तो उसे आप कैसे कंसिडर करेंगे, जे इंटू ए एन इंटू डी एस इंटू ए एन, यहाँ पे ए एन और ए एन डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि उसका 1 हो जाएगा, तो जे डॉट डी एस बार। ठीक है, जे डॉट डी एस, तो यहाँ पे डी आई को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू दी कंसिडर्ड सरफेस, अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। ओके, तो ये आपका इक्वेशन हो गया, और यही आपका एक रिलेशन है बिटवीन दी आई एंड जे। डन, और यहाँ पे जे क्या है, करंट डेंसिटी, ये तो आपको सबको पता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ओके,
लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, बट इफ द J इज नॉट नॉर्मल टू द डिफरेंशियल एरिया ds, then the total current is obtained by integrating the incremental current which is dot product of J and ds। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाली एरिया है आपका, ये वाला आपने कंसीडर किया है, यहाँ पे आपका J और जो आपका ds है वो, ठीक है, वो आपका एक इंक्रीमेंटल एक नॉर्मल में नहीं है, दोनों एक ही नॉर्मल में नहीं है, मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो उसमें क्या क्या कहते हैं, उस केस में क्या हो सकता है कि आपका जो भी आपका टोटल करंट है वो कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हैं, जो आपका ये इंक्रीमेंटल करंट है उसको उसको आप कैसे कर सकते हैं, उसको J और ds के डॉट प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये सिंपल है, I इज इक्वल टू वॉट, I इज इक्वल टू J डॉट ds बार विथ रिस्पेक्ट टू दी सरफेस ऑल ओवर दी सरफेस। ठीक है, सिंपल है। अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ पे ds करेंगे, यहाँ पे आप ds की वैल्यू I की मीन्स आपके an की और j की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, j की फाइंड वैल्यू करेंगे और ds की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम आप यहाँ पे कुछ दूसरा एक कंसिडर करेंगे ds, सेम यहाँ पे ds कंसिडर करके आप उसका एक प्लस करेंगे। उसके बाद आपका वेक्टर एडिशन होगा। वेक्टर एडिशन को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, आप बाय द इंटीग्रेशन भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो सबको इंटीग्रेशन से डिनोट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, I इज इक्वल टू J डॉट ds बार विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। ठीक है, यहाँ पे J बार जो है वो आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में और जो ds है वो आपका मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसीलिए जो करंट आता है वो आपका एम्पियर में आता है। देखिए यहाँ पे J इंटू ds है, यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा करंट का वैल्यू एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम J और रो का भी रिलेशन हम फाइंड करेंगे। J और हमने I का रिलेशन तो हमने फाइंड कर दिया। अब J और रो क्या है आपका, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी का भी आप विथ रिस्पेक्ट टू द करंट डेंसिटी के साथ भी आप रिलेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना है कि देखिए यहाँ पे आप एक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक पूरा पूरा चार्ज पार्टिकल से भरा हुआ एक वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, जिसकी आपकी चार्ज डेंसिटी होगी रो वी, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में बताया है। अब यहाँ पे क्या है, एक आपके सरफेस कंसिडर कर रहे हैं जो आपके इस चार्ज पार्टिकल से भरे हुए आपके जो आपने वॉल्यूम कंसिडर किया है उसे कट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपके चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे आप v से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी ये जो आपके ये v बार है, वो v बार क्या है आपका, जो चार्ज पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह आपकी एक वेलोसिटी से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में एक वेलोसिटी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी करंट डेंसिटी है वो आपकी J बार से डिनोट आप कर रहे हैं। ओके, ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, जैसा हमारा टाइटल है यहाँ पे हमें J और रो का रिलेशन निकालना है। तो J और रो का रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम होगा डेल्टा V, ऐसा एक कुछ डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हमारी रो होगी, जैसा हमें फिगर में बताया है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू को हम, यानी जो आपका एलिमेंट्री चार्ज है वो एलिमेंट्री चार्ज को हम, जिसका आपका वॉल्यूम कैरी कर रही है और आपका रो वी चार्ज डेंसिटी है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो वी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं कि एक डेल्टा एल ले लेते हैं, जो आपका इंक्रीमेंटल लेंथ है, जब आपका डेल्टा एच आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी जो आपका सरफेस एरिया है, यानी ये जो वाला जो सरफेस एरिया है वो आपका अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो विद उसके इंक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में हम डेल्टा एल ले लेते हैं, जो एक आपका इंक्रीमेंटल लेंथ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपका कुछ यहाँ पे कोई वॉल्यूम ले रखा है आपका, ठीक है, जिसका डेल्टा क्यू है आपका रो वी इंटू डेल्टा वी, और यहाँ पे एक ये एक्स वाई जेड हमने प्लेन कंसिडर किया है। तो यहाँ पे एक ओरिजिन में
एक ओरिजिन से छूटे हुए जेड एक्सिस के अक्रॉस में आपका एक एक्स वाई प्लेन में आपने एक सरफेस कंसीडर करी है, ठीक है, जिसका एरिया आपका डेल्टा एस है और इसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एल है। अब इस वॉल्यूम को आप एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से आप यहाँ की और ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए जैसे ये सेकंड फिगर में आपको बताया है एक्स डायरेक्शन में उसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में मूव करके वो समझ लीजिए कि डेल्टा एक्स जितना उसका मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो टोटल कितनी लेंथ हुई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हुई आपकी, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एल, ठीक है। तो डेल्टा वी को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल। क्यों डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल किया, क्योंकि जो आपका ये जो डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या है आपका, डेल्टा वी आपका एक इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम है, यानी आप उसे एक तरीके से आप एरिया में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यानी एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल। किसका एरिया, आपके किसी क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल, यानी सरफेस एरिया इंटू इंक्रीमेंटल लेंथ, ओके। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल। तो ये जो वैल्यू है हम इसे क्यू में रख देंगे। क्यू हमने पहले ही देख लिया है, रो वी इंटू डेल्टा वी, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रो वी इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल, ओके। अब हम जो ये चार्ज भरा हुआ हमारा जो भी वॉल्यूम है उसे हम एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से हम धक्का मार रहे हैं, यहाँ पे एक धक्का मार रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डेल्टा टी टाइम हुआ, ये डेल्टा टी टाइम लगा इसको धक्का मारने में, डेल्टा एक्स तक लाने में इसको जो टाइम लगा वो कुछ स्मॉल टाइम लगा होगा, यानी जो इंटरवल है वो हम टी डेल्टा टी डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे बताया है कि डेल्टा एक्स तक आपको लाने में उससे कुछ टाइम तो लगा होगा, तो उसे हम डेल्टा टी कंसिडर करते हैं। तो द डायरेक्शन is normal to the surface delta S and the resultant current can be expressed as डेल्टा आई क्या है हमारा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल है, करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं उसे, ठीक है। लेकिन हमारा डेल्टा क्यू भी क्या है हमारे पास ये है रो वी इंटू डेल्टा एस इंटू डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा एल क्या है आपका, डेल्टा एक्स जितना है, क्यों डेल्टा एक्स जितना है, क्योंकि उतना मूव हुआ आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यू की जगह हम रो वी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा एक करंट हो गया। नाउ ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी है विद इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। सो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम क्या कैसे डिनोट करेंगे, वी एक्स से डिनोट करेंगे। और वी एक्स क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी। लेकिन हम रिलेशन जानते हैं जे और आई और जे के बीच का रिलेशन हम जानते हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। यहाँ पे डेल्टा आई है तो डेल्टा आई क्या कहलाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डेल्टा एस, ठीक है। तो जे और डेल्टा एस जो नॉर्मल है एक दूसरे के, तो उसको हम ये जो इक्वेशन है कौन से इक्वेशन है हमारे पास, जे एक्स इज इक्वल टू रो वी ए वी एक्स, और जो हमारे ये है 5.2.11 है उसे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी ये जो हमारा है इक्वेशन डेल्टा आई वाला इक्वेशन और ऊपर डेल्टा आई वाला इक्वेशन 5.2.11, तो इन दोनों को हम ये कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, जे एक्स इज इक्वल टू रो वी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जे है उसका खाली एक्स कंपोनेंट है, तो जनरल में आपका रिलेशन क्या होगा जे और रो वी के बीच का, तो जे और रो वी के जनरल में हमारे पास ये होगा जे इज इक्वल टू रो वी इंटू वी। ये हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होगा। तो यही हमारा एक रिलेशन है बिटवीन व्हाट, जे और रो वी। जे क्या है हमारी करंट डेंसिटी और रो वी क्या है हमारी जो हमने चार्ज डेंसिटी हमने कंसीडर करी है वो, ठीक है, ओके, डन। अब अब हमारा टॉपिक शुरू होता है यहाँ पे कंडक्टर्स वाला।
ठीक है, कंडक्टर्स वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे शुरू होता है। सो कंडक्टर क्या है? सिंपल है। विथ इन टर्म्स ऑफ करंट में अगर बात करें तो कंडक्टर जो होता है वो अपने अंदर से आपका करंट जल्दी फ्लो होने देता है। जल्दी फ्लो होने देता है इन द सेंस क्या है, आपका बहुत इजीली फ्लो होने देता है, किसी भी तरीके की कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, जैसे आपका एक कॉपर है, कॉपर को आप क्या कहते हैं, वेरी गुड मटेरियल कंडक्टर, मतलब ऐसा एक अच्छा कंडक्टर है जो करंट बहुत इजीली फ्लो होने देता है। ठीक है, तो कंडक्टर क्या है, सिंपल है। कंडक्टर आपका सिंपल है, जो आपका करंट को बहुत इजीली फ्लो होने देता है, उसे हम करंट कहते हैं। तो क्या है, कंडक्टर में आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होते हैं, वो पूरा एक केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, जो आप पहले भी आप 11th 12th में पढ़ चुके हैं कि आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों कंडक्टर्स में ही आपका इलेक्ट्रिक करंट आपका इजीली फ्लो होता है। ठीक है, तो ये सब आपका एक पूरा 11th 12th का पार्ट है केमिस्ट्री का, वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके एक एक जगह से दूसरी जगह की और आपका एक जगह से दूसरी जगह और आपका फ्लो करते हैं। फ्लो करते हैं इन द सेंस आपका क्या, रैंडमली रैंडम डायरेक्शन में। अगर कंडक्टर को किसी भी तरीके का कोई वोल्टेज नहीं दिया आपने, कुछ भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस पैदा नहीं किया, तब क्या होता है कि जो अंदर मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में आपके इधर से उधर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन अगर समझ लीजिए कि कोई आप किसी भी कंडक्टर में आप पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके मूव करेंगे। ठीक है, तो ये मूव करते हैं किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो ये जो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, या फिर आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉन्स की, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। जैसे आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर में आपने क्या किया कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया। पोटेंशियल डिफरेंस पैदा किया तो क्या हुआ कि जो कंडक्टर थे, इलेक्ट्रॉन से जो इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे थे, उनका फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो गया। कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ। तो जो ये v वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में से दूसरे डायरेक्शन में जाने में हेल्प कर रही है, तो इससे हम ये जो आपकी वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और जो आपका करंट फ्लो हो रहा है एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन की ओर एक कांस्टेंट वे में, तो उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, सो जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। ठीक है, इसीलिए आपका जो और उनकी वी वेलोसिटी के साथ वो फ्लो होने लगे, तो इसीलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन मटेरियल एंड डिनोटेड एज म्यू ई। तो यहाँ पे म्यू ई क्या है आपका, म्यू ई आपकी मोबिलिटी है। किसकी मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन की। मोबिलिटी का मतलब क्या है, ड्रिफ्ट होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिंपल है, मोबिलिटी का मतलब है आपका फ्लो होना। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्यों आई, नेगेटिव साइन इसलिए आई क्योंकि जो आपका करंट है, जो करंट फ्लो हो रहा है और जो आपका कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है हमेशा। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया।
तो मोबिलिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी पर फील्ड, और उसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर वोल्टेज इंटू सेकेंड। ओके, जो मोबिलिटी है एल्यूमिनियम के लिए मोबिलिटी क्या होती है 0.0012, और कॉपर के लिए क्या होती है 0.0032। ओके, जितनी मोबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, जितनी मोबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, उतना ही जो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ करंट है, वो बेटर होगा। ओके, नाउ जे और वी के रिलेशन, जे और रोवी, यहाँ पे रोवी आना चाहिए, जे और रोवी का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जे इज इक्वल टू क्या होता है, रोवी इंटू वी होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि किसी मटेरियल में आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका सेम हो, तो उस टाइप में क्या होता है, उस टाइप के मटेरियल आपका हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या है, रोवी उस टाइम पे क्या होता है, रोवी आपका जीरो होता है। रोवी अगर आपका जीरो होगा तो करंट डेंसिटी भी आपकी जीरो होगी। लेकिन समझ लीजिए कि आपका अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक नहीं है, इक्वल नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी इक्वल नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी जो वेलोसिटी होगी उसे आप कंसीडर करेंगे ड्रिफ्ट, एज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो और जो आपकी डेंसिटी होगी, जो आप किसी वॉल्यूम में कंसीडर कर रहे हैं, उसमें आप एक फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंसीडर करेंगे रो ई। ठीक है, तो आप जे और रो ई के जे और रो ई के रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, जे इज इक्वल टू रो ई इंटू वी डी। यहाँ पे वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की। नाउ देखिए, जो आपकी चार्ज डेंसिटी है जो आपने रो ई कंसीडर करी, ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उसे हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ये तो सभी को पता है। ठीक है, तो रोई को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, रोई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई। तो एन क्या है आपका, यहाँ पे एन क्या है आपका, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये जो आपका इक्वेशन नंबर ये है 5.4.4, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो VD की वैल्यू है यानी 5.4.2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे से VD की वैल्यू लेके हम 5.44 में रखेंगे। तो 5.4.4 में रखने पर हमारे पास क्या आएगा, J इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव रो ई म्यू ई इंटू ई बार। ओके, ये एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है, क्योंकि हमें ये आगे काम आने वाला है। क्यों काम आएगा वो हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये हमने कंडक्टर के बारे में जाना। उसके बाद हमारे पास है पॉइंट फॉर्म ऑफ करंट ओम्स लॉ। तो क्या है उसमें, क्या है, जो आपका जे है, जे और ई, जे क्या आपकी करंट डेंसिटी है और ई क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो उनको हम क्या, इसको हम रिलेशन निकालेंगे, दोनों के बीच का हम रिलेशन निकालेंगे। जो रिलेशन निकलेगा उसे ही हम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक है, तो जे और ई के बीच का रिलेशन है वो किसके टर्म से हम निकाल सकते हैं, किसी कंडक्टिविटी के टर्म में निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी यानी यहाँ पे रो है। ठीक है, रो है यहाँ पे, कंडक्टिविटी जो है वो आपकी रो है, रो इसे कहते हैं हम रो। ठीक है, तो जे और ई का रिलेशन किसके बिहाफ पे होगा, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ओके, ये सॉरी ये रो नहीं है, इसे सिग्मा कहते हैं, सिग्मा है ये सिग्मा। तो सिग्मा क्या है आपकी, एक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है। सिग्मा क्या है आपकी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, और उसका यूनिट क्या है, मो पर मीटर। कंडक्टिविटी जो होती है, किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं, किसका यूनिट क्या होता है उसका, मो पर मीटर। ठीक है, तो ये जो आपका इक्वेशन है ये वाला, J इज इक्वल टू सिग्मा ई बार, तो ये जो इक्वेशन है उसे हम पॉइंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी का दूसरा यूनिट भी आपका सीमेंस पर मीटर।
सीमेंस पर मीटर भी है आपका दूसरा इक्वेशन, यानी S बाय M जिसे आप डिनोट कर सकते हैं। और आपको तो ये ध्यान रखना है कि सिंपल एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि एल्यूमिनियम की आपकी कंडक्टिविटी क्या है 3.82 इंटू 10⁷ और कॉपर की कंडक्टिविटी क्या है आपकी 5.8 इंटू 10⁷। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका ये इक्वेशन है 5.4.5 जो आपने यहाँ पे कंडक्टर्स में आपने कंडक्टर्स वाले टॉपिक में आपने देखा इसका, और ये जो इक्वेशन आपने यहाँ से पॉइंट फॉर्म से लिया ओम लो के पॉइंट फॉर्म से, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा की वैल्यू क्या है नेगेटिव रो ई इंटू म्यू ई, ठीक है। सो दिस इज कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ द चार्ज डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये जो आपका इक्वेशन है वो क्या डिनोट करता है कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी और जो आपकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है उसका और आपकी चार्ज डेंसिटी उसके बीच का रिलेशन आपका ये फाइंड हो गया, ठीक है। ये तो सभी को पता है कि ये आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ लिया होगा कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। और जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके किसी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो आपका जो किसी भी कंडक्टर के अंदर कुछ किसी भी कंडक्टर के अंदर आपके क्या कहते हैं एटम्स होते हैं, वो एटम्स के बीच का जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो इंक्रीज होगा, वाइब्रेशन अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आपकी फ्लो होने की क्षमता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है फ्लो होने की, जो आपके डायरेक्शन में फ्लो होने की जो भी डायरेक्शन है, जो भी आपका वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर आपकी डिक्रीज होती है तो मोबिलिटी और कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है और रेजिस्टिविटी जो होती है वो आपकी इंक्रीज होती है। वो क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि इसका कारण मैंने आपको बता दिया कि टेम्परेचर आपका अगर इंक्रीज होता है तो जो क्रिस्टलाइजेशन जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है। एटम का वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाती है, इसीलिए आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। तो आगे हम इसके बाद हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नहीं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं, उससे पहले भी हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस देखेंगे कि आपके दो कंडक्टर के बीच और आपके डाइलेक्ट्रिक के बीच में बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है। तो बाउंड्री कंडीशंस पहले क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे और देन उसके बाद में हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक की बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।